बहू, तुझे तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इसी वक्त इस घर की चौखट पर अपनी जान दे दूंगी। कमरे में फैली उस डरावनी खामोशी को चीरती हुई सासू माँ निर्मला जी की ये आवाज जब मेरे कानों में पड़ी तो मेरे हाथ में थमा चाय का कप थर थराकर फर्श पर गिर गया। गरम चाय के छींटे मेरे पैरों पर पड़े, पर उस जलन से ज्यादा चुभन माँ जी की उन आंखों में थी जो इस वक्त लालच और जिद से उबल रही थी। नहीं माँ जी, मैं अपना मकान और 20 लाख रुपए किसी को नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। मैंने अपनी कांपती आवाज को समेटकर लेकिन पूरी मजबूती से कहा। क्या कहा तूने? मना कर रही है? निर्मला जी सोफे से झटके से उठी। उनके चेहरे की नसें तन गईं। राखी ननद है तेरी। उसके सास ससुर ने उसे और अंशुल को बेदखल करके रास्ते पर छोड़ दिया है। अगर तू अपने मायके से मिला वो दिल्ली वाला फ्लैट और 20 लाख रुपए उसे नहीं देगी तो वो दोनों कहाँ जाएंगे? तेरे पैसे से अंशुल नया कारोबार शुरू कर लेगा तो क्या तेरा कुछ घट जाएगा? माँ जी, ननद और नंदोई से अपना खुद का घर तो संभला नहीं, वहां सट्टे और अय्याशी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अब उन्हें जिंदगी की ठोकर लगने दीजिए, तभी तो दूसरों की मेहनत की कीमत समझ में आएगी। मैं अपने स्वर्गीय पिता की गाढ़ी कमाई उन पर नहीं लुटाऊंगी। ये मेरी और मेरी सास के बीच की आखिरी सीधी बहस थी, क्योंकि इसके ठीक 1 घंटे बाद जैसे ही मेरे पति संदीप ने ऑफिस से घर में कदम रखा, सास ने जो पासा पलटा, जो त्रिया चरित्र दिखाया, उसने मेरी रूह कंपा दी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बंद कमरों के पीछे मेरे खिलाफ कितनी भयंकर साजिश रची जा रही थी, जिसके जाल में मेरा अपना पति भी फंसने वाला था। शाम के ठीक 7 बजे संदीप ने घर का दरवाजा खोला। वो थके हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। निर्मला जी फर्श पर बैठी हुई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और वो इस कदर छाती पीट पीट कर रो रही थी जैसे घर में कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। संदीप घबरा कर उनकी तरफ भागा। माँ, क्या हुआ? आप नीचे क्यों बैठी हैं? रो क्यों रही हैं? रीमा, कहाँ हो तुम? माँ को क्या हुआ है? निर्मला जी ने सिसकियां लेते हुए संदीप का हाथ पकड़ लिया। उनके आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा था। बेटा संदीप, अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो आज ये बहू मेरी जान ही ले लेती। मैं तो बस अपनी किस्मत को रो रही थी कि मेरी बेटी राखी और दामाद अंशुल सड़क पर आ गए हैं। मैंने इससे सिर्फ इतनी गुजारिश की कि बहू, अगर तू अपना वो खाली पड़ा फ्लैट और कुछ पैसे राखी को मदद के तौर पर दे दे तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। पर पर इसने इसने क्या किया माँ? संदीप की आंखें गुस्से से लाल होने लगीं। बेटा, इसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। मुझसे कहा कि बुढ़िया अपनी औकात में रहे। मेरे मायके के पैसे पर नजर डाली तो इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। तेरी बेटी और दामाद तो भीख मांगने के लायक हैं। बेटा, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि आज मुझे अपनी ही बहू से ये जलील होना पड़े? मैं रसोई से दौड़ती हुई बाहर आई। मेरा चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ चुका था। माँ जी, भगवान के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। संदीप, इन्होंने जो कहा उसमें से एक भी शब्द सच नहीं है। मैंने सिर्फ पैसे देने से मना किया था, मैंने कोई बदतमीजी। चुप रहो रीमा। संदीप की दहाड़ से पूरा कमरा गूंज उठा। उसने मुझे बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया। वो अपनी माँ को संभालते हुए खड़ा हुआ और मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे पता था कि तुम स्वार्थी हो, लेकिन तुम इतनी गिर जाओगी कि मेरी बूढ़ी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश करोगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। राखी मुसीबत में है और तुम अपने घमंड में अंधी हो रही हो। तुम्हें वो मकान और 20 लाख रुपए हर हाल में राखी को देने होंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। संदीप के शब्दों ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस पति के साथ मैंने 4 साल गुजारे थे, उसने पल भर में अपनी माँ के झूठे आंसुओं को सच और मेरी सच्चाई को बकवास मान लिया। अंशुल स्वभाव से बेहद कामचोर, लालची और जुए की लत का शिकार था। राखी से शादी के बाद अंशुल के माता पिता ने उसे अपने पारिवारिक व्यवसाय में शामिल किया था
और रहने के लिए अपना एक आलीशान पुश्तैनी मकान भी दिया था। लेकिन अंशुल को रातों रात अमीर बनने का चस्का लगा हुआ था। उसने अपने सटोरिये दोस्तों के बहकावे में आकर पहले तो व्यापार की जमा पूंजी सट्टे और शेयर मार्केट के गलत धंधों में उड़ा दी। जब व्यापार पूरी तरह ठप हो गया तो उसने अपनी अय्याशी और कर्ज को चुकाने के लिए घर के जेवरात और कीमती सामान चोरी छिपे बेचना शुरू कर दिया। राखी भी अपने पति की इन गलत आदतों का विरोध करने के बजाय उसका पूरा साथ दे देती। हद तो तब हो गई जब अंशुल ने कर्जदारों के दबाव में आकर अपने माता पिता के जाली दस्तखत किए और उनके पुश्तैनी मकान को गिरवी रखकर एक बड़ा लोन ले लिया। जब लोन की किस्तें बाउंस होने लगीं और बैंक के अधिकारी घर पर नोटिस लेकर आए, तब जाकर अंशुल के बुजुर्ग माता पिता के सामने इस काले सच का खुलासा हुआ। अंशुल की इस घिनौनी जालसाज, कर्जदारों की रोज रोज की धमकियों और बहू बेटे की बदतमीजी से तंग आकर उसके माता पिता पूरी तरह टूट गए। उन्होंने लोक लाज और अपनी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने अखबार में बकायदा कानूनी नोटिस निकलवाकर अंशुल और राखी को अपनी तमाम चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया और उन्हें उसी वक्त धक्के मारकर अपने घर की चौखट से बाहर निकाल दिया। इसी कारण वे दोनों सड़क पर आ गए थे और गिद्ध की तरह मेरी संपत्ति पर नजर जमाए बैठे थे। और मुझे ये फ्लैट और 20 लाख रुपए मेरे पिता ने दिए थे। दरअसल हम सिर्फ दो बहनें ही थी, हमारा कोई भाई नहीं था। इसलिए मेरे पिता ने अपनी मौत से पहले ही वसीयत करवा कर एक एक फ्लैट और 20-20 लाख रुपए हम दोनों बहनों में बांट दिए थे। अगले ही दिन सुबह निर्मला जी की योजना के मुताबिक ननद राखी और नंदोई अंशुल अपना सारा सामान लेकर हमारे घर आ गए। उनके कदम इस घर में क्या पड़े, जैसे मेरी जिंदगी नरक बन गई। चेक और कागज देखते ही राखी और अंशुल की आंखें लालच से फटी की फटी रह गईं। अंशुल ने झपट्टा मारकर वो कागज अपने हाथ में ले लिए। निर्मला जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। हाँ, अब आई ना तू लाइन पर। आखिर तू इस घर की बहू है, इतना तो तेरा फर्ज बनता ही था। मैंने कहा, बस मेरी एक शर्त है माँ जी, आज के बाद संदीप मुझ पर कभी चिल्लाएंगे नहीं और जैसे ही अंशुल जी का काम शुरू हो जाएगा आप दोनों अलग घर में रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जो कहेगी वही होगा, निर्मला जी ने कागजात सहलाते हुए कहा। वो अपनी जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी तबाही की शुरुआत थी। वो शुक्रवार की शाम थी, जब सबसे बड़ा धमाका होने वाला था। संदीप जैसे ही ऑफिस से घर लौटे, घर का नजारा बदला हुआ था। निर्मला जी ने उनके लिए चाय नाश्ता सजा रखा था और बेहद खुश थी। बेटा संदीप, देख हमारी बहू का दिल कितना बड़ा है। आखिर इसे अपनी गलती का एहसास हो ही गया। इसने खुद आगे बढ़कर राखी और अंशुल को वो दिल्ली वाला फ्लैट और 20 लाख रुपए सौंप दिए हैं। अब मेरे बच्चे सड़क पर नहीं रहेंगे, निर्मला जी ने चहकते हुए कहा। संदीप ने राहत की सांस ली और मेरी तरफ देखा। रीमा, थैंक यू। मुझे पता था कि तुम मेरा मान कभी नहीं गिराओगी। मैंने सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की ली और बेहद ठंडे गंभीर लहजे में कहा, संदीप, थैंक यू कहने में इतनी जल्दबाजी मत करो। जरा सामने लगे इस बड़े टीवी स्क्रीन की तरफ देखो। मैंने तुम्हारे और पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म तैयार की है। संदीप हैरान रह गया। फिल्म? कैसी फिल्म? मैंने रिमोट उठाया और बटन दबा दिया। पल भर में टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले हो गया जो कल दोपहर का था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि निर्मला जी, राखी और अंशुल बेड पर बैठे हैं। स्क्रीन पर अंशुल की आवाज गूंजी, मम्मी जी, इस बेवकूफ संदीप साले को तो हम चुटकियों में उल्लू बना देते हैं। अपनी बीवी को छोड़कर हमारी हर बकवास पर यकीन कर लेता है। एक बार ये फ्लैट हमारे नाम हो जाए, फिर इस रीमा को भी घर से भगा देंगे और इसकी सारी जायदाद अपनी होगी। फिर वीडियो बदला और उसमें वो नशीली दवा वाली बातचीत और अलमारी से खुद गहने चुराने का सीन साफ साफ दिखने लगा। ये देखकर संदीप के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीना आ गया। वो फटी आंखों से कभी टीवी स्क्रीन को देखता,
तो कभी अपनी माँ और बहन को। ये ये क्या है माँ? ये क्या बकवास है? संदीप की आवाज में एक चीख थी। बेटा, ये वीडियो झूठा है। इस कलमुही रीमा ने कंप्यूटर से कुछ जादू टोना किया है। ये हमें फंसा रही है। निर्मला देवी लड़खड़ाते हुए चिल्लाईं। अच्छा माँ जी, अगर वीडियो झूठा लग रहा है तो जरा अपनी खुद की आवाज में ये ऑडियो भी सुन लीजिए। मैंने अपने फोन का बटन दबाया। कमरे में निर्मला जी की वो आवाज गूंज उठी जिसमें वो कह रही थी, कल रात इसके दूध में नशीली दवा मिला देना। बेहोश होते ही फ्लैट के पेपर्स पर अंगूठा लगवा लेंगे और बाद में इसे पागल घोषित कर देंगे। अंशुल ने भांप लिया कि अब खेल पूरी तरह बिगड़ चुका है और जेल जाने की नौबत आ गई है। उसने तुरंत अपने बैग से कागजात और चेक निकाले और सोफे पर फेंक दिए। संदीप भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आपकी बहन को लेकर अभी इसी वक्त इस घर से जा रहे हैं। रुको, इतनी आसानी से कैसे जाओगे अंशुल जी? मैंने कड़कती आवाज में कहा। जरा उन कागजातों को और चेक को ध्यान से देखिए। वो पूरी तरह नकली हैं। असली कागजात और पैसे तो मेरी सहेली के पास सुरक्षित हैं, लेकिन जो असली है वो इस वक्त हमारे दरवाजे पर खड़ी है। उसी वक्त हमारे घर का मुख्य दरवाजा खुल गया और अंदर चार पुलिस वाले, मेरी वकील सहेली नैना और उनके पीछे दो बुजुर्ग दंपत्ति दाखिल हुए। वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि अंशुल के सगे माता पिता थे। अंशुल के पिता ने घर में कदम रखते ही आगे बढ़कर अंशुल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। नीच बदतमीज इंसान, हमें कंगाल करने के बाद, अपनी जायदाद से हाथ धोने के बाद अब तू अपनी ससुराल को लूटने की साजिश रच रहा था। और राखी, तुझे तो हमने अपनी बहू माना था, पर तू तो आस्तीन की सांप निकली। अंशुल के पिता पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ मुड़े। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के और इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। इन्होंने हमारे साथ भी जालसाजी की थी, जिसकी लिखित शिकायत मैं अभी दर्ज करवा रहा हूँ। पुलिस ने तुरंत आगे बढ़कर अंशुल और राखी के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। ये देखकर निर्मला जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो दौड़कर पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़ी। साहब, मेरी बेटी को छोड़ दो। इसका कोई कसूर नहीं है। जो कुछ किया इस अंशुल ने किया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें झटकते हुए कहा, निर्मला जी, नाटक बंद कीजिए। हमारे पास इस वीडियो और ऑडियो के रूप में पुख्ता सबूत हैं कि आप अपनी बहू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और उसके खिलाफ साजिश में बराबर की भागीदार थी। आपको भी थाने चलना होगा। जब पुलिस उन तीनों को खींचते हुए ले जा रही थी तो निर्मला जी ने रोते हुए संदीप की तरफ हाथ फैलाया। बेटा संदीप, मुझे बचा ले। अपनी माँ को जेल मत जाने दे। लेकिन संदीप ने अपनी आंखें फेर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो अपनी उस माँ की तरफ देखना भी नहीं चाहता था जिसने उसके भरोसे को तोड़ा था। जब घर से पुलिस और बाकी लोग चले गए और एक गहरा सन्नाटा छा गया तो संदीप धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पास आया। वो घुटनों के बल मेरे पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। माँ के झूठे आंसुओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैंने अपनी उस पत्नी पर शक किया जो मेरे घर को स्वर्ग बना रही थी। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने पैर की धूल समझो। मुझे माफ कर दो रीमा। संदीप रोते रोते हाँफ रहा था। मैंने संदीप को उठाया और सीधे सोफे पर बैठ गई। मेरी आंखों में अब वो पुरानी सहमी हुई बहू नहीं थी। मैंने ठंडे लेकिन बेहद कड़े लहजे में कहा, संदीप, मैंने ये सब सिर्फ अपनी जान बचाने और तुम्हें इन भेड़ियों की असलियत दिखाने के लिए किया था। रिश्ते सिर्फ 7 फेरों से नहीं, अटूट भरोसे से चलते हैं। तुमने मेरी पवित्रता, मेरे चरित्र और मेरे मायके के स्वाभिमान पर शक किया। मैं तुम्हें तुम्हारी इस नादानी के लिए माफ जरूर कर रही हूँ, लेकिन जो भरोसा एक बार टूट जाता है उसे वापस जुड़ने में वक्त लगता है। अब इस घर में तुम्हारी माँ की हुकूमत नहीं बल्कि सच और कानून का राज होगा। राखी, अंशुल और निर्मला जी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई। धोखाधड़ी, घरेलू हिंसा और जानलेवा साजिश रचने के जुर्म में उन्हें जेल की सलाखें मिली। उनके होश अब पूरी तरह ठिकाने आ चुके थे और उन्हें ये सबक मिल गया था कि दूसरों के हक और मेहनत की कमाई पर डाका डालने वालों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है।
संदीप अब पूरी तरह बदल चुके थे और मेरे प्रति उनका सम्मान 100 गुना बढ़ चुका था। लेकिन उस प्रिय चरित्र की खौफनाक याद हमारे घर के इतिहास में हमेशा के लिए एक सबक बनकर दर्ज हो गई। मुसीबत में अपनों की मदद करना सही है, लेकिन क्या मदद के नाम पर किसी की गाढ़ी कमाई पर जबरन हक जताना या लालच करना जायज ठहराया जा सकता है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अब इस चार दीवारी के भीतर एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो सिर्फ मेरे अकेले पड़ जाने पर खेला जाता था। ये सब कुछ बेहद सुनियोजित था। जैसे ही सुबह 9 बजे संदीप ऑफिस के लिए निकलते, घर का पूरा माहौल बदल जाता। राखी जानबूझकर रसोई में आती और मेरे हाथ से सब्जी का बर्तन छीनकर उसे सिंक में फेंक देती। माँ देखो, ये जानबूझकर ऐसा सड़ा हुआ खाना बनाती है ताकि हम लोग बीमार पड़ जाएं और ये घर छोड़कर भाग जाएं। इसे हमसे इतनी नफरत है। अंशुल सोफे पर पैर फैलाकर बैठता और अपनी चालाक आंखों से मुझे घूरते हुए कहता, अरे मम्मी जी छोड़िए ना, जिसके संस्कार ही ऐसे हों उससे क्या उम्मीद करना। अपने बाप के पैसे का घमंड 7वें आसमान पर है ना इसका। पर ये भूल रही है कि अब ये हमारे चंगुल में है। निर्मला जी भी दिन भर नए नए प्रपंच रचती। एक दोपहर उन्होंने अपनी सोने की चेन जानबूझकर गद्दे के नीचे छुपा दी। शाम को जैसे ही संदीप ऑफिस से थका हारा लौटा, वो रोने का नाटक करने लगी। बेटा, मेरी सोने की चेन गायब है। दोपहर में सिर्फ रीमा ही इस कमरे की सफाई कर रही थी। मुझे तो लगता है ये हमारे घर को लूट कर अपने मायके का बैंक खाता भरना चाहती है। संदीप जब मुझसे सवाल करता और मैं रोते हुए अपनी बेगुनाही की कसम खाती, तो वो चिढ़कर चिल्ला उठता, बस करो रीमा, अपनी नौटंकी बंद करो। दिन भर घर में सिर्फ तुम रहती हो। माँ राखी और अंशुल, क्या ये तीनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलेंगे? पूरा परिवार एक तरफ है और तुम एक तरफ। तुम्हारा ये लालच और चोरियां हमारे रिश्ते को खत्म कर रही हैं। सीधे सीधे वो कागजात राखी के नाम करो और इस घर में शांति से रहो। संदीप का ये अविश्वास मेरे सीने में खंजर की तरह चुभता था। वो पूरी तरह अपनी माँ और बहन के सम्मोहन में था। उसे अपनी बीवी एक क्रूर, लालची और चोर औरत नजर आने लगी थी। दिन बीतते गए और मेरे ऊपर जुल्म बढ़ते गए। मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता, भूखा रखा जाता और संदीप के आते ही ऐसा नाटक किया जाता जैसे मैं उन सब पर अत्याचार कर रही हूँ। लेकिन पानी अब सिर से ऊपर जा चुका था। एक दोपहर जब संदीप ऑफिस में थे, मैं पानी पीने के लिए दबे पांव रसोई की तरफ जा रही। तभी मुझे निर्मला जी के कमरे से कुछ फुसफुसाने और ठहाके लगाने की आवाजें आईं। कमरा थोड़ा खुला हुआ था। कौतूहलवश मैंने खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। निर्मला जी, राखी और अंशुल तीनों बेड पर बैठे थे और उनके बीच में एक नींद की गोलियों की शीशी रखी हुई थी। अंशुल कुटिलता से हंसते हुए कह रहा था, मम्मी जी, संदीप साले साहब तो पूरे हमारे हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। हम जो कहते हैं वो आंख बंद करके मान लेते हैं। अब बस ये आखिरी काम करना है। इस रीमा को सीधे रास्ते से तो अकल आएगी नहीं। राखी ने उस शीशी को हाथ में लेते हुए कहा, हाँ अंशुल, कल रात जब संदीप गहरी नींद में सो जाएगा तो हम इसके दूध में ये दवा मिला देंगे। इसके बेहोश होते ही इसके अंगूठे के निशान दिल्ली वाले फ्लैट के ट्रांसफर पेपर्स पर और 20 लाख रुपए के चेक पर ले लेंगे। काम खत्म। और अगर इसने बाद में संदीप के सामने शोर मचाया तो? निर्मला जी ने पूछा। अंशुल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे मम्मी जी, उसकी चिंता आप मत करो। संदीप को हम कह देंगे कि रीमा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो पागल हो चुकी है और खुद को नुकसान पहुंचा रही है। संदीप वैसे ही इस पर भरोसा नहीं करता। वो हमारी बात मानकर इसे किसी पागल खाने में डलवा देगा। एक बार फ्लैट और पैसे हाथ आ जाएं, फिर इस रीमा को हमेशा के लिए इस घर से भगा देंगे। संदीप की दूसरी शादी करा देंगे, जिससे हमें और दहेज मिलेगा। ये सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। मेरा पूरा बदन पसीने से तर हो गया। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी। ये मेरी जिंदगी, मेरी अस्मत और मेरे वजूद को मिटाने की एक खौफनाक साजिश थी।
और सबसे बड़ा दर्द ये था कि मेरा अपना पति अनजाने में इस खौफनाक खेल का मोहरा बना हुआ था। मैं चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने कमरे में लौट आई। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस खौफ के बीच मेरे अंदर छिपी एक औरत और एक बेटी जाग गई। मेरे पिता की मेहनत की कमाई को ये भेड़िए इतनी आसानी से हड़प नहीं सकते थे। मैंने अपने आंसू पोंछे और तय किया कि अब रोने का नहीं, बल्कि इन तीनों के होश ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। मुझे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना था। अगर मैं सीधे संदीप को बताती तो वो हमेशा की तरह मुझे ही झूठा समझता। इसलिए मैंने एक ऐसी चाल चलने की सोची जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने अपनी एक बचपन की सहेली नैना को फोन किया, जो शहर की मानी हुई वकील थी। उसने मुझे साफ कहा, रीमा, कानून और संदीप सिर्फ और सिर्फ पुख्ता सबूत मानते हैं। तुम्हें डिजिटल और ऑन कैमरा सबूत जुटाने होंगे। अगले दिन जब संदीप ऑफिस चले गए तो मैंने अपनी योजना का पहला हिस्सा शुरू किया। मैंने गुपचुप तरीके से बाजार से दो छोटे स्पाई कैमरे और एक हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्डर मंगवाया। जब वो तीनों दोपहर में सो रहे थे, मैंने एक कैमरा हॉल के झूमर में और दूसरा कैमरा निर्मला जी के कमरे के टीवी स्टैंड के पीछे छुपा दिया। वॉइस रिकॉर्डर को मैंने सोफे के कुशन के अंदर डाल दिया। 2 दिन के भीतर मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो और ऑडियो आ गए जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। एक वीडियो में निर्मला जी खुद अलमारी से अपने गहने निकालकर राखी के बैग में रख रही थी और कह रही थी, शाम को संदीप के आते ही कहूंगी कि रीमा ने ये गहने चुराए हैं। दूसरे वीडियो में अंशुल और राखी बैठकर उस नकली पागलपन के सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे जो वो मेरे नाम पर बनवाने वाले थे। अब वक्त था अंतिम प्रहार का। मैंने अपनी माँ से बात करके एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से हूबहू दिखने वाले दिल्ली के फ्लैट के नकली कागजात और 20 लाख रुपए का एक फर्जी चेक तैयार करवा लिया। उस शाम संदीप के घर आने से ठीक आधा घंटा पहले मैंने निर्मला जी, राखी और अंशुल को हॉल में बुलाया। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। मैंने कहा, माँ जी, मैं रोज रोज के इन झगड़ों, इल्जामों और संदीप की बेरुखी से पूरी तरह टूट चुकी हूँ। मुझे समझ आ गया है कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे ये कीमत चुकानी ही होगी। ये लीजिए, ये रहे दिल्ली के फ्लैट के पेपर्स और ये रहा 20 लाख रुपए का चेक।